नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत मस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, आइए आज के वीडियो में जानते हैं, आज की क्लास में हम जानते हैं हेनरी का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस देखिए, ये टॉपिक इस टॉपिक से संबंधित या फिर ये नियम ही पूछ लिया जाता है या फिर इससे अधिकांश सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले हम हेनरी के विषय में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, तब जानेंगे ना, है ना। तो हेनरी का नियम देखो, इससे पहले मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूं कि मैंने इससे पहले क्या होता है, विलियन के विषय में बताया था। विलियन जो है एक मात्रा के आधार पे होते हैं। मात्रा अगर विलय की मात्रा अधिक हो गई तो सांद्र विलयन, अगर कम हो गई तो तन विलयन, यही तो होता है। फिर दूसरा क्या है, प्रकृति के आधार पे कि गैस का द्रव, एक ठोस का द्रव से विलयन बनता था। कोई ठोस है जैसे चीनी है, पानी है, उससे विलयन बनता है, एक ठोस द्रव का विलयन कहलाता है। एक द्रव का द्रव से विलयन, जैसे अल्कोहल और पानी का विलयन बनता था, ये द्रव का द्रव से विलयन हो गया। और हेनरी के नियम के आने से पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। कोई ये नहीं जानता था कि गैस भी पानी में घुल सकती है। तो हेनरी ने लेकिन आने से पहले यह बात बताई, हेनरी ने यह बताया कि गैस को भी पानी में घोला जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है, यह विलयता इस बात पर निर्भर करेगी कि वहां पे आप प्रेशर कितना दे रहे हैं। तो अर्थात उन्होंने यह बताया, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने यह बताया कि किसी निश्चित ताप यानी विलयता गैस की, आप स्पष्ट इस बात को समझ में आ गया होगा इस बात से कि हेनरी का नियम किससे संबंधित है। हेनरी ने यह बताया कि किसी विलय में यानी किसी द्रव में जो गैस की विलयता होती है, गैस की जो विलयता होती है वो किस पर निर्भर करती है, उसके दाब पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, समानुपाती होती है। दाब के अनुक्रमानुपाती होती है या फिर समानुपाती। जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे उतना ज्यादा गैस घुलेगी, जितना कम प्रेशर डालोगे उतना कम गैस घुलेगी। और याद रखिएगा, हम पूरी तरह से गैस को, अणुओं को, किसी भी गैस के अणुओं को हम पूरी तरह से जल में नहीं घोल सकते हैं कभी भी। पूरी तरह से आंशिक रूप से हम घोल सकते हैं। ज्यादा प्रेशर, अब ये कहोगे कि सर जी ज्यादा प्रेशर लगा दो, घुल जाएगी। जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा घुलेगी। ज्यादा, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई पात्र ही नहीं बना है, ऐसा कोई पात्र ही नहीं बना है, ठीक है, जो कि प्रेशर को उतना सह सके कि जिससे कि पूरी गैस विलय हो जाए द्रव में। दुनिया में ऐसा कोई पात्र नहीं बना है, मजबूत से मजबूत कोई पात्र नहीं बना, क्योंकि जैसे ही ज्यादा प्रेशर डालोगे फट जाएगा पात्र। समझ में है ना, पूर्ण रूप से विलय कभी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। ये मैंने बैकग्राउंड बता दिया, थोड़ा इसके विषय में बता दिया। आइए लिखेंगे कैसे। तो हेनरी का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार किसी नियत ताप पर, किसी नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की विलयता उस पर दिए गए आंशिक दाब पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, आंशिक दाब पर निर्भर करती है। इतना समझ में आया ना, आ गया कि नहीं। उन्होंने बताया किसी द्रव पर जो गैस की जो विलयता होती है उस पर दिए गए आंशिक दाब, जितना ज्यादा प्रेशर, यानी कि विलयता किस चीज पर निर्भर कर रही है, विलयता किस पर निर्भर करती है, या समानुपाती आप कह सकते हो। निर्भर करने का मतलब आप कह सकते हो समानुपाती होती है। क्या करते हैं, समानुपाती होती है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, चाहे वो लिख सकते हैं। यानी कि अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं गैस की
विलेयता, गैस की विलेयता अनुक्रमणुपाती का चिन्ह किस पर है? दाब पर। क्या? आंशिक दाब। ठीक है, तो गैस की विलेयता। अब गैस की विलेयता को हम किस रूप में दर्शाते हैं? गैस की विलेयता को हम मोल प्रभाज के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। किसके रूप में? मोल प्रभाज। ओके, इस पर हम व्यक्त कर सकते हैं मोल प्रभाज। अब हम जानते हैं पहले मोल प्रभाज क्या होता है। यानी कि देखो, गैस की विलेयता लिखो या मोल प्रभाज लिखो, बात वही होगी। ठीक है, तो मोल प्रभाज यानी मोल प्रभाज अनुक्रमणिका का चिन्ह आंशिक दाब को किससे दर्शाते हैं? P से। इससे दर्शाते हैं P से। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि मोल प्रभाज क्या है। मोल प्रभाज क्या है? जैसे हमने कोई एक पात्र लिया, ठीक है, यहां दिख रहा है ना बराबर? ये दिख रहा है ना? है ना? क्या नहीं दिख रहा है? ठीक है, ये कोई हमारा कोई पात्र है। यहां पे हमने मान लिया जाए इस पर हमने दो गैसें घोल दी। क्या घोल दिया? हमने गैसें घोल दी। तो किसी एक गैस की अगर हमको मोल प्रभाज निकालना है, जिस चीज का हमको मोल प्रभाज निकालना है, और याद रखिएगा मोल प्रभाज है ना, क्या निकालना है? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को x से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? x से। किससे दर्शाते हैं? x से। अब किसी एक गैस का मोल प्रभाज अगर हमें निकालना है तो याद रखिएगा मोल प्रभाज, जैसे A का निकालना है, एक गैस का मोल प्रभाज निकालना है, तो यानी कि A का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? A का मोल प्रभाज बराबर, याद रखिएगा, इसका n बटे ए अणुओं की संख्या बटे Na प्लस Nb। समझ में आया ना? Na और क्या होगी? Nb। ये क्या है? n मतलब मोलों की संख्या है। n का मतलब क्या है? मोलों की संख्या। आप n को क्या कहोगे? n को मोलों की संख्या। क्या कहोगे? मोलों की संख्या कहोगे। इतना समझ में आया? अगर आपको B का निकालना है, जैसे B का मोल प्रभाज है, मान लिया मोल प्रभाज निकालना, ये मोल प्रभाज निकाला A का, जो A गैस घुली है इसको समझ लो, पहले समझ लो बेटा। जैसे A का मोल प्रभाज निकालना है तो A का मोल प्रभाज कैसे निकालोगे? Na मतलब जिसका निकालोगे उसी को, यानी कि Na की मोलों की संख्या, यानी A वाले गैस की मोलों की संख्या बटे A की मोलों की संख्या प्लस B की मोलों की संख्या। हिंदी में लिख सकते हो। शॉर्ट में लिखना चाहो तो Na बटे Nb और N, जहां N क्या है? मोलों की संख्या। इसी तरह से अगर B का निकालना चाहते थे तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते थे x, क्योंकि मोल को x से दर्शाते हैं, XA। एक मतलब x से मतलब मोल प्रभाज, एक मतलब A का, यानी A वाली गैस का मोल प्रभाज क्या होगा? ये सूत्र होगा। अगर B का निकालना होगा तो B वाला ऊपर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? इतना समझ में आया? अब हम, अगर आप इतना समझ में आया हो तो आप ये जो है किसी गैस की, यानी कि ये गैस ले लिया है ना, और यहाँ पे हमने मोलों की संख्या, यानी कि ये दाब इस पर निर्भर करेगा। इतना समझ में आया? अब इधर ध्यान दो, ठीक है, इसको बाद में नोट कर लेना, इधर पहले ध्यान दो। जब अनुक्रमणिका का चिन्ह हटता है तो क्या लगता है? एक कांस्टेंट लगता है। क्या लगता है? एक नया कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? ये P हो गया। क्या हो गया? P। तो अब हमको क्या करना है? अब हमको अगर दाब निकालना है कि किसी गैस को घुलने के लिए कितना दाब लगाना है, तो ये हमको दाब निकालना है। जैसे तो 1/K आ जाएगा, इधर करोगे तो 1/K आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। अब 1/K को हम जो है 1/K को चूंकि ऐसे लिख दो, चूंकि 1/K को आप KH लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? KH। और KH को क्या कहते हैं? हेनरी नियतांक। क्या कहते हैं? हेनरी नियतांक। हेनरी नियतांक। ठीक है, देखो ज्यादा हमने बस जो नियम बताया उसी से हम बता रहे हैं।
ऐसे आपको रटना पड़ेगा, कोई हम रटने वाला नहीं बता रहे हैं, जो भी नियम बताएंगे एकदम कंफर्म ताकि आप सॉल्व कर लो। नियम नियम क्या है, एकदम सरल है कि यही तो बात बताइए कि गैस की जो विलेयता है लगाया गया दाब पर निर्भर करती है। अपनी भाषा में जरूरी नहीं है शब्द लिखो, आप वही बात कहो अपनी भाषा में कह दो किसी निश्चित ताप पर। इस नियम के अनुसार यह नियम यह बताता है कि कोई गैस कितनी विलेय होगी, और यह विलेयता किस बात पर निर्भर करेगी, किसी द्रव में विलेयता किस बात पर निर्भर करेगी। तो उन्होंने इसी के संबंध में एक नियम जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी द्रव में जो गैस की विलेयता होती है उस पर लगाए गए आंशिक दाब पर निर्भर करती है। बस हो गया, अपनी भाषा में लिखना है। ओके, जरूरी नहीं कि मेरी भाषा लिखो, लेकिन साइंस की भाषा थोड़ा लिखो। समानुपाती होती है, निर्भर होती है, थोड़ा हिंदी मत लिख देना कि बढ़िया साहित्य लिखे दे रहे हो, बढ़िया मस्त तरीके से बना दिया किसी द्रव की गैस की विलेयता घुलती है क्योंकि उसमें दाब लगती है, शहरी टाइप में बना दिया है ना, ये सब नहीं है ना, थोड़ा अच्छी भाषा में। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ तो दिख रहा है कि नहीं, यहां हम कर दे रहे हैं, ठीक है, यहां हम कर देते हैं इसको। इधर देखो, यहाँ पे देखो कर दे रहे हैं, ये एक्स पी, यहाँ पे एक्स जी है, जी है ना, जी मतलब ये एक्स जी एक गुणा का चिन्ह है, और इसकी जगह क्या रख सकते हैं, के एच। क्या रख सकते हैं, के एच बराबर पी, यही तो हो जाएगा ना। ये बन गया हमारा एक सूत्र, ये हेनरी का क्या बन गया, सूत्र बन गया। और याद रखिएगा हेनरी का नियतांक हर एक गैस के लिए अलग अलग होता है। ओके, सभी गैस के लिए जब सवाल देगा तो हेनरी का नियतांक दे देगा, इसको आप नोट कर लो, इसको जो है नोट करो, इसको नोट कर लो, ठीक है, ये हट गए। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल है ना। ओके, क्लियर हो गया ना। अब आगे देखते हैं। यस, ठीक है, गैसों की विलेयता है ना, ये आपको अगर समझ में आ गया है तो आगे देखते हैं। अभी इसका दूसरा सूत्र क्या होगा ये समझ लेते हैं। अब यहां देखिए, बेटा इधर ध्यान से देखना सभी लोग, है ना। अभी मैंने एक सूत्र निकाला है, सूत्र क्या निकला है, वो निकला है एक्स जी, है ना, के एच बराबर पी। अगर आपको हेनरी का नियम आ जाए लिखने के लिए, आप यहीं तक लिखोगे। अब किसे क्या कहते हैं इसको आप जानते होंगे, ये पी बराबर आंशिक दाब, के एच क्या है, हेनरी का नियतांक, और एक्स जी क्या है, मोल प्रभाज। क्या है, मोल प्रभाज। अब देखो, अब मोल प्रभाज, क्योंकि अभी मैंने बताया कि मोल प्रभाज हर एक चीज का अलग अलग। जैसे एक चीज याद रखिएगा, जैसे हमने कोई किसी द्रव में, इधर देख लो ध्यान से, ये कोई मैंने एक स्पॉट लिया, इसमें है द्रव, क्या है, द्रव। मोल प्रभाव निकालने के लिए मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। तो यहाँ इसमें क्या होगा, इसमें द्रव की मोलों की संख्या होगी। अगर हमने इसमें गैस एंट्री करा दी, कोई गैस दे दी, तो इसमें देखो अभी यहाँ पे द्रव था, द्रव की मोलों की संख्या द्रव की, लेकिन अभी गैस एंट्री करा दी तो इसमें क्या होंगे, गैस की भी तो मोलों की संख्या आ जाएगी, गैस के भी तो अणु आ जाएंगे ना। मोल मोल मतलब अणु। अभी आपको मोल पहले निकालना बता, यहां तक समझ में आ गया ना। अब पहले जानते हैं मोल क्या होते हैं, मोल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या याद रखिए। अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, इधर देखिए, मोलों की संख्या निकालने का सूत्र जो होता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। क्या चीज, कोई जैसे मान लीजिए कोई गैस है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, कोई 50 ग्राम कोई पदार्थ है, क्या है 50 ग्राम कोई पदार्थ है, और 50 ग्राम में कितने मोलों की संख्या होगी, तो 50 ग्राम में जैसे 50 ग्राम CO2 है, 50 ग्राम
CO2 में आपको मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप भार कितना है, भार 50 ग्राम, लेकिन CO2 का अणुभार तो निकालो, CO2 का अणुभार पहले निकाल लो। अणुभार कितना होगा, अभी उस दिन अणुभार निकालने के लिए देखो, CO2 का अणुभार, C का कितना अणुभार 12 होता है ना, और ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16, है ना, 2 आगे कर दिया, ये 2 आगे कर देंगे, ऑक्सीजन 16 कितना हो जाएगा, 32 32 44, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, कन्फर्म है। अब देखो यहाँ पे, अब आपको क्या निकालना है, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, मोलों की संख्या। तो भार कितना है 50 और संख्या कितनी 40, हो गया। तो मोलों की संख्या निकालने में दिक्कत तो किसी को नहीं पड़ेगी, आपको अणुभार निकालना आता हो। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत। अब यहीं पे देखो, अब जैसे यहाँ पे हम जो है यहाँ पे मिलाते हैं, अब एक जान लीजिए, एक चीज और जान लीजिए, नोट में लिख लीजिएगा, 1 लीटर पानी में, 1 लीटर वाटर में कितने मोल रहते हैं पता है, 1 लीटर वाटर में आपको जो है 55.5 मोल रहते हैं। कितने, याद रखिए, 1 लीटर पानी में 55, अगर आधा लीटर हो जाएगा तो इसके आधे हो जाएंगे, जिस हिसाब से कम होगा पानी उसी हिसाब से 1 लीटर पानी में इतने होते हैं। ओके, तो अगर आपको मोल पता है और मोल से आपको अणुओं की संख्या बतानी है कि अणु कितने होंगे, तो मोल से अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए, अणु की संख्या ज्ञात करने के लिए मोल इंटू 6.022 10 की पावर 23 इससे गुणा कराना होता है। पहले ध्यान से देख लो, अगर हम देखो अभी तक हमने क्या यहां से पता किया, मोलों की संख्या पता कर ली। अगर हम कहे जाने की 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु हैं, कितने अणु हैं, तो अणुओं को जानने के लिए मोल की संख्या निकाल लो, उसको मोल को इससे गुणा कर दो, इससे क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। यानी आपको इससे गुणा, जैसे 55.5 के इससे गुणा करोगे 6.022 और 10 की पावर ये होगा, तो ये क्या हो जाएगी, अणुओं की संख्या आ जाएगी, यानी कि 1 लीटर पानी में कितने अणु होंगे, 1 लीटर पानी में इतने क्या होंगे, अणु होंगे। लेकिन अब अभी एक चीज मैंने बताई थी कि यार कोई भी धरती पे ऐसा कोई पात्र नहीं बना जो किसी भी गैस को पूर्णतः जल में घोल दे, पूरी तरह से जल में घोल दे, नहीं बना। तो ये पता है ये कितने हो जाएंगे, तो ये 10 की पावर 23, 5 जीरो हो जाते हैं तो क्या होता है, 5 जीरो में कितना होता है, लाख हो जाता है, 7 जीरो में करोड़ हो जाता है, ये 23 जीरो है, कितने अणु हो जाएंगे, इमेजिन किया है। और गैस के अणु कितने होंगे 50 ग्राम। अब 1 लीटर यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालो, 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देख लो, 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देख लो, और देख करके उसके भाग दे दो, इसमें अणु संख्या देखो, इसमें अणु संख्या देखोगे ना तो जमीन आसमान का अंतर रहेगा, ना के बराबर। कार्बन डाइऑक्साइड ना के बराबर हो जाएगी, क्या बराबर हो जाएगी, ना के बराबर। अगर हम फिर इस तरह से अगर देखें तो किसी गैस में जो मोलों की संख्या होती है, तो इधर क्या हो जाएगा, Ng, जी मतलब गैस, बटे, अब गैस को N G प्लस NW इंटू KH, क्या हो जाएगा KH, इसको अलग रखिएगा, ठीक है, इसको ये अलग मतलब नोट में लिख लीजिएगा, और इसको भी अलग नोट में लिख लीजिएगा। अब यहां से हम सूत्र बता रहे हैं, ठीक है। मोल प्रभाज यहां लिख देना, मोल प्रभाज के रूप में, मोल प्रभाज के, मोलों की संख्या के रूप में, मोलों की संख्या के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो है मोलों की संख्या जो गैस में है वो ना के बराबर है पानी से, पानी के अणुओं से, पानी के अणुओं की अपेक्षा जो गैस के अणु हैं वो ना के बराबर है ना, तो इसको आप जो चीज ना के बराबर तो हटा दो, ना के बराबर कर दो, क्या कर दो, ना के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा, इंटू KH हो जाएगा, बराबर ये क्या हो गया, ये एक और सूत्र बन गया दूसरा, ठीक है, ये क्या बन गया दूसरा। अब देखो
कहां पे किसका यूज करना है? जब मोल प्रभाज्य दे दें तब आपको इसका प्रयोग करना है ना, इस सूत्र का प्रयोग करना पहले वाले का। लेकिन जब मोलो n मतलब मोलोक संख्या है ना, मोलोक संख्या दे दें तब आपको इसका यूज करना है। ठीक है, इतना नोट कर लो। अभी एक और बताना है। तो आगे देखते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। इसके आगे क्या है? इसके आगे छोटा सा एक सूत्र और है, इसी को जान लेते हैं, उसके बाद क्लास क्लोज। इस पर कल जो है सवालों पे आधारित कल क्लास होगी। अब देखिए इधर, अभी भाई आवाज नहीं, जब मोलों की संख्या दे दें तो ये सूत्र लगाना है, जब मोल प्रभाज्य दे दें तो ये सूत्र लगाना है। ठीक है, ओके। अब तीसरा है, जैसे मान लिया जाए ना मोलों की संख्या दें, मोलों की संख्या निकालने वाली चीज दे दें। मोलों की संख्या क्या है, किससे निकलता है? भार और अणुभार से। तो जब किसी गैस का अणुभार और भार दे दें तब कैसे निकालोगे आप? ठीक है, तो वही सूत्र लगा दो। देखो अब यहाँ पे मोलों की संख्या क्या होगी, मोलों की, यहाँ पे इधर समझ जाइए, देखो यहां से समझिए। देखो मोलों है ना, मोलों की संख्या क्या होते हैं बेटा? इधर देखो, मोलों की संख्या सूत्र क्या होता है? भार बटे अणुभार, है ना। अब यहाँ पे गौर से देखिए, अब इसका भार क्या, भार को आप गैस का भार मान लो, यहाँ पे अणुभार को मान लो m। ठीक है, समझ में आ गया ना, इतना आया। अब यहाँ पे इसकी जगह आप रख दो, इसकी जगह आप यहाँ पे ये गैस की जगह रख दो। गैस के अणुभार अब Ng है, Ng बराबर W बटे mg, Ng की जगह W बटे mg रख दो। यहाँ क्या हो जाएगा, तब 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 क्या हो जाएगा, Ng की जगह हम क्या रख रहे हैं? W बटे mg, यहाँ पे से लिख दीजिए, है ना। और इंटू बटे यहाँ क्या था, NW इंटू KH बराबर P। तो बन गया हमारा सूत्र। अगर इसको ढंग से करें तो ये इसके नीचे साथ में चला जाएगा, बचेगा W mg इंटू KH बटे NW बराबर P। अब ये सूत्र कहाँ लगाना है, इसको गौर से देख लीजिए। जब यानी गैस का भार दे दे, और भार तो निकाल ही लोगे, है ना। फिर ये क्या देगा, हेनरी नियतांक दे ही देगा। ठीक है, ये क्या है, मोलों की संख्या है, वहां पे दे देगा, है ना। और ये जैसा तो मोलों की संख्या कभी पूछ सकता है, ये कभी कितनी गैस, मतलब 4 चीजें हैं, 4 में से 5 चीजें हैं, 5 में से 4 दे देगा, एक आपको निकालनी रहेगी। ठीक है, समझ में आया? तो आप इस तरह से आप उनको नोट कर लीजिए, और ठीक है, मेहनत करते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। और आपके पढ़ाई के लिए एक चीज और याद रखिएगा, आप जब मेहनत करते हैं ना, आप जब समाज में आगे बढ़ाते हैं ना, तो आपको गिराने वाले बहुत होते हैं। क्या होते हैं? रोकने वाले, बहुत आकर्षण आपको मिलेंगे, बहुत लोग कहेंगे। तो जब आपको लगे, समाज में आलोचक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। व्यक्ति की सफलता के पीछे, याद रखिएगा, व्यक्ति की सफलता के पीछे समाज के आलोचकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। समाज के आलोचक ही, समाज की आलोचना ही उस व्यक्ति को बुलंदियों तक पहुंचा भी सकती है और गिरा भी सकती है। अगर उस किसी व्यक्ति ने आलोचना को पॉजिटिव तरीके से ले लिया कि हमें कुछ करना है, इनको आलोचना करने दो, तो क्या होगा, आप सक्सेस हो जाओगे। निगेटिव तरीके से ले लिया, उसको ज्यादा ले लिया गहराई से, तो क्या हो जाओगे, आप गिर जाओगे। समझ में आया ना? तो आलोचक की बहुत, आलोचक मतलब आलोचना जो बुराई करते हैं, क्योंकि जो हमारा खास करीबी होता है, जो हमारे माता पिता होते हैं, वो हमारी
रियल वाली बुराई इसलिए नहीं बताते हैं, जो असलियत वाली हमारे अंदर जो बुराई है वो इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि आपको बुरा लग जाएगा, आपको दिल दुखाना नहीं चाहते, वो मेन वाली बुराई नहीं बताना चाहते। लेकिन जो बाहरी व्यक्ति है, समाज के अदर लोग हैं, वो ये थोड़ी है दुखे तो दुखे जाओ भाड़ में, आपकी बुराई हम बता देंगे, तो वो आपकी बुराई बता दिए तो आप उसमें सुधार करोगे ना। और ज्यादा दिक्कत हो जब कई लोग ज्यादा से ज्यादा बुराई करने लगे तो उनको एक शहर मार दो, चंद लाइनें हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं, सुनोगे ना। कि कुछ लोग हमें गिराने में लगे, कुछ लोग मुझे गिराने में लगे हैं और परेशान चिराग को बुझाने में लगे, परेशान चिराग को बुझाने में लगे हैं। उनसे कह दो कतरा नहीं हूं मैं, उनसे कह दो कि कतरा नहीं हूं मैं, समंदर हूं, डूब गए हैं वो जो हमें डुबाने में लगे हैं। ठीक है, और आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं हम अगले क्लास में हिंदी के आंकिक प्रश्नों से लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जबरदस्त।